Hello students, I am Amit Goel, faculty of St. Andrews Institute of Management Technology, Department BCA, Unit 2, Lecture 1. Now student, we are studying about BIGO notation. BIGO notation क्या होता है? BIGO notation के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो it is a method by we can check the complexity of a programming of a program. Now see the definition. Simplify analysis of an algorithm's efficiency in the term of how a computer algorithm scales as input size increases. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग का साइज़ ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, इनपुट यानी कि इनपुट स्केल्स ज़्यादा होते हैं, तो उस तरह से कंप्यूटर की एफिशिएंसी क्या होती है. बेसिकली अगर हम बात करें एक सिंपल प्रोग्राम के बारे में कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम है, 2 नंबर्स को ऐड करना है या सॉर्टिंग है, किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग में अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी क्या रहती है. कंप्यूटर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रोग्राम जल्दी से जल्दी सही आउटपुट दे. कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ इनपुट साइज एन. बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ आइटम्स इनपुट आइटम इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी को भी मेज़र करना बहुत ज़रूरी है. कॉम्प्लेक्सिटी को हम यहाँ पे किस चीज़ से मेज़र करेंगे? एन से. एन इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ इनपुट साइज़. नाउ सी थर्ड, इट इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट. बिगो नोटेशन जो होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है. मशीन से बिगो नोटेशन का कोई लेना देना नहीं है. बिगो नोटेशन हमें अपने लेवल पे कैलकुलेट करना होता है. हमें अपने लेवल पे देखना पड़ता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर ऑफ़ इनपुट्स को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी. दैट इज़ दैट मशीन इंडिपेंडेंट. इट मीन्स नंबर ऑफ़ इनपुट से मशीन का कोई लेना देना नहीं है. नंबर ऑफ़ इनपुट से बिलोंग करेगा क्या चीज़? नंबर ऑफ़ इनपुट से बिलोंग करेगा हमारा प्रोग्राम. बिगो नोटेशन फॉलोज बेसिक कंप्यूटर स्टेप. इट ऑलवेज फॉलो द कंप्यूटर स्टेप बाय विच द प्रोग्राम टेक इनपुट and give output and we calculate the complexity. Now in this we measures worst case complexity. बेसिकली हम वर्स्ट केस क्यों कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, जिससे हमें पता लगे कि बेसिकली अगर हम नंबर ऑफ़ इनपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रोग्राम का, तो किस किस तरीके से क्या क्या वर्स्ट केस बन सकते हैं अपने बिगो एच को कंप्लीट करने के लिए. तो बिगो नोटेशन हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम बेसिकली अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है किसी भी आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए, तो एक प्रोग्राम नहीं बनता. एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज़ होते हैं. उन नंबर ऑफ़ वेज़ में से हमें बेस्ट वेज़ चूज़ करना होता है जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर साइज़ कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर किया जाए. बेसिकली बिगो नोटेशन में हमें रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करना होता है कि कोई पर्टिकुलर अगर हमारे पास प्रोग्राम है तो उसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना टाइम लेगा वो एक प्रोग्राम को रन करने के लिए अगर नंबर ऑफ़ आउटपुट हमें गिवन होते हैं. तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ़ इनपुट है. नंबर ऑफ़ इनपुट हमें अगर गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, आउटपुट निकाल सकते हैं उसके रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करके. अब यहाँ पे है बिगो नोटेशन. बिगो नोटेशन में क्या है, हमें पहले क्या देखना है, वर्किंग प्रिंसिपल देखना है. वर्किंग प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, इग्नोर कॉन्स्टेंट. हमें कॉन्स्टेंट को इग्नोर करना होता है. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया है 10n. 10n का मतलब है यहाँ पे कि अगर हम पर्टिकुलर n की वैल्यू 5 पुटअप करते हैं तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई होना है, यानी 5 को 10 टाइम्स रन करना है. ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ओ एन का मतलब बिगो नोटेशन n. यहाँ पर हमने इग्नोर कर दिया किसको, कांस्टेंट वैल्यू को. नाउ सी दीज टर्म्स डोमिनेट्स. तो हम क्या करते हैं इनको, दैट इज़ इग्नोर लो ऑर्डर टर्म एज n इंक्रीजेज. देखो सबसे पहले है ओ एन, फिर ओ लॉग एन, फिर ओ ऑफ एन, उसके बाद है ओ ऑफ एन लॉग एन, ओ ऑफ एन स्क्वायर. बेसिकली हम क्या बात करते हैं इसके अंदर कि जैसे जैसे ये टर्म्स इंक्रीज़ होती चली जाती हैं, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इनकी रनिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. तो इस केस में हम जो लो ऑर्डर के टर्म्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं जैसे जैसे एन इंक्रीज़ होता चला जाता है. नाउ स्टूडेंट, इन बिगो नोटेशन वी विल स्टडी अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. हम इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को कितना टाइम लग रहा है रन होने के लिए. देखो जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, अगर हम उन्हें सॉर्टिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो उन्हें सॉर्ट करना है. हमें सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं कि नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हमें बनाए हुए हैं वो सारे प्रोग्राम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के होते हैं. बट हमें करना क्या है, उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करनी है. कौन सा प्रोग्राम कितने नंबर ऑफ़ आउटपुट के लिए कितना टाइम ले रहा है, क्या वो ज़्यादा टाइम ले रहा है या कम टाइम ले रहा है, वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग स्टेप्स के ऊपर. ठीक है, तो कंप्यूटर स्टेप फॉलो करता है सारे के सारे बिगो नोटेशन जो होती हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है मशीन से. वो तो हमें पहले चेक करना होता है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने फॉलो होंगे. तो इसलिए मैं पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़रूरी है मेज़र करना. बिना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करें हम बिगो नोटेशन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते. नाउ स्टूडेंट सी द एग्जांपल.
हमें यहाँ पे कांस्टेंट टाइम निकालना है, तो यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू 10 इंटू 5, जैसे मैंने पीछे लिया था कि 5 को यहाँ पे 10 टाइम्स रन करना है, तो इसका O ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है और उसी को हमें 10 टाइम्स इनपुट करते जाना है, तब हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अनदर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक लीनियर टाइम का फंक्शन है f(x इज इक्वल टू 2x प्लस 1), ये लीनियर फंक्शन होते हैं, और बेसिकली लीनियर फंक्शंस को अगर हमें डिनोट करना हो बिग नोटेशन में तो किस तरह से करेंगे वो देखो। सी यहाँ पे हमारे पास जो रेंज होती है नंबर्स की वो होती है 0 to n तक, ठीक। हमने क्या किया, प्रिंट 2x प्लस 1, और यहाँ पे O1 एंड टाइम्स ऑफ O1 एंड ON, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो O1 होगा वो हमारे पास क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए हमारा बिग नोटेशन ये वाला कंसिडर होगा, क्योंकि बाकी वाले जो होंगे वो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। O1 मीन्स क्या है, O1 का मतलब है कि ये लीनियर फंक्शन है, और O1 कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, मतलब n टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो इसका मतलब क्या है, ON इसका क्या हो गया, बिग नोटेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक टाइम। क्वाड्रेटिक टाइम का मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करी है यहाँ पे, f(x इज इक्वल टू 4x² प्लस 2y प्लस 1, या फिर हम कह सकते हैं h इंटू वाई। यहाँ पे दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे लिखा है रेंज क्या होती है, हमने पढ़ा था ना, x की रेंज क्या होती है 0 से n तक होती है, और y की रेंज भी क्या है, यानी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू की जो रेंज होती है वो 0 से n तक ही होती है। हमने क्या किया, प्रिंट x इंटू वाई कर दिया। क्वाड्रेटिक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, n इंटू O1, यानी कि O ऑफ n², यानी कि अगर क्वाड्रेटिक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करेंगे तो ON² होगा, और n² किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इनपुट्स को। नाउ सी बेटा, वो तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था। अब ये है बिग OH नोटेशन, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। इस वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, देखिए जरा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, जितनी भी हमारे पास इनपुट्स हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं OGN, जी यहाँ पे फंक्शन है, और FN देयर एग्जिस्ट है कॉन्स्टेंट, और C क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, तो C ऑफ G ऑफ N, ये हमारे किस लिए यूज़ होता है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, कि पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम होगा उसका कितना वर्स्ट केस हो सकता है, मैक्सिमम इनपुट्स पे उसका आउटपुट कितना टाइम लेगा, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट होगी, उसके लिए हम पढ़ते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए यहाँ पे फंक्शन है 4n² प्लस 2n प्लस 1, और यहाँ पे एक फंक्शन है n², ठीक है। और हमने यहाँ पे C क्या है, C यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे आया यहाँ पे, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 7 हो गया, और n0 कितना हो गया यहाँ पे 1। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, 7 इंटू GN²। पहली बात तो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक का GN² होगा, और जो 7 है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 2n प्लस 1 डज नॉट मैटर फॉर एज n बिकम, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या बन जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे n की वैल्यू हमारे पास 1000 आ गई है, तो 4 इंटू 10 1000 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 1, इसका मतलब हमारे लिए 40,000 मैटर करेगा। 40,000 प्लस 2000 प्लस 1, तो हम 2000 प्लस 1 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि और 40,000 को कंसिडर कर लेंगे। देखिए बेटा, ये ग्राफ से हमने शो कर रखा है। ग्राफ से अगर हम देखेंगे तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ इनपुट, और ऊपर जो y एक्सिस है उस पर टाइम डिनोट कर रखा है, और यहाँ पे C, GN और FN, जो FN है वो हमारा फंक्शन डिनोट करेगा, और जो GN है वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करेगा, कम कॉम्प्लेक्सिटी को शो करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी theoretical part. This is a theoretical part of Big O notation. Big O notation is the language used to describe the complexity of an algorithm. As we say that कि Big O notation क्या होती है, किसी भी algorithm की complexity को describe करती है. In other words, Big O notation is the language we use for talking about how long our algorithm takes to run. और Big O notation में ये बताती है पर्टिकुलर एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा रनिंग के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी इतनी होनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सके. इट इज़ हाउ वी कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम. विद Big O notation, as we express the run time in the terms of how quickly it grow relative to input as input gets larger. बेसिकली हम यही पढ़ना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है अगर उसमें इनपुट इंक्रीज़ होने शुरू हो जाए, जैसे हमने सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर पहले 10 एलिमेंट डाले थे, अब के बाद सॉर्टिंग ऑर्डर करने के लिए हम उसके अंदर 1000 एलिमेंट डालते हैं, तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी कितनी, कंप्यूटर कितनी जल्दी उस प्रोग्राम को रन करेगा. हाउ क्विकली द रन टाइम ग्रो. अब इसके बारे में देखिए ज़रा कि किस तरह से रन टाइम को, किस तरह से हम रन टाइम को देखेंगे. Being that it is difficult to determine the exact runtime of an algorithm, it depends on the speed of the computer processor. So instead of talking about the runtime directly, we use Big O notation to talk about the quickly the runtime grow. अगर हम बात करते हैं
तो ये डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एल्गोरिदम कितना रन टाइम लेंगे, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कंप्यूटर प्रोसेसर पर। अगर आपका कंप्यूटर प्रोसेसर हैवी है तो आप कितना भी प्रोग्राम को कितनी क्विकली रन करता है वो पता लग जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, तो इसलिए हम रन टाइम के बारे में डायरेक्टली बात नहीं करते, हम बिग ओ नोटेशन के बारे में चेक करते हैं। बिग ओ नोटेशन हमें बता देता है कि टाइम की पर्टिकुलर प्रोग्राम की कितनी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या उसका रन टाइम एनालिसिस है, क्या उसका कॉम्प्लेक्स टाइम एनालिसिस है। Now see, related to the input, if we are measuring our run time directly, we could express our speed in seconds and minutes. Since we are measuring how quickly our run time grow, we need to express our speed in the term of something else. अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली रन टाइम की, तो हम बता सकते हैं कितने पर्टिकुलर सेकंड में या टाइम में हमारा प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन इफ़ वी आर मेजरिंग, अगर हम मेज़र करना चाहते हैं कि कितने क्विकली रन टाइम ग्रो करेगा, तो उसके लिए हमें कुछ बिग ओ नोटेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। वी यूज़ द साइज ऑफ द इनपुट, अगर हम इनपुट साइज़ की बात करें तो हम उसको एन बोलते हैं। इफ़ वी कैन से थिंग लाइक द रन टाइम ग्रो, अगर हम रन टाइम ग्रो की बात करते हैं तो ऑन ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ इनपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओ एन, और ऑन द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट। देखिए यहाँ पे ओ एन दे रखा है, ओ एन का मतलब होता है लीनियर इक्वेशंस के लिए, और ओ एन स्क्वायर होता है कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो इनपुट डलते हैं एक साथ, और लीनियर इक्वेशन के अंदर एक इनपुट जाता है। As the input gets larger, our algorithm may have the steps that gets expensive when n is small, but n eclipsed eventually by other step as n gets larger. For big O notation analysis, we care more about the stuff that grows faster as the input grows, because everything else is quickly eclipsed and n gets very large. क्योंकि जैसे जैसे हमारा इनपुट इंक्रीज होता जाएगा, हमारे पास प्रोग्राम भी बड़ा हो जाएगा, और हमारे पास उसी कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र भी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट अगर हमें एक टाइम, अगर हमने बिग ओ नोटेशन की थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी अगर मेज़र कर लिया है, तो हम अपने प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स होते हैं, और जिस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी लो होगी उस प्रोग्राम को ही हम ईज़िली अपने सिस्टम पर रन करेंगे। नाउ सी वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या होता है बेटा, वर्स्ट केस होता है, यूजुअली हम वर्स्ट केस ही निकालते हैं कि मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, कितना बाउंड हो सकता है कोई फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए। इन द वर्स्ट केस एनालिसिस वी कैलकुलेट अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। वी मस्ट नो द केस दैट कॉजेज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर लीनियर सर्च द वर्स्ट केस हैपन्स व्हेन द एलिमेंट टू बी सर्च्ड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे। When element is not present, the search function क्या करेगा, कंपेयर करेगा with all the elements of an array one by one. Therefore the worst case complexity लीनियर फंक्शन क्या हो जाएगी, ओ एन हो जाएगी। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लीनियर फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ एन होती है, और क्वाड्रेटिक की क्या होती है, ओ एन स्क्वायर, क्यूबिक की होती है ओ एन क्यूब। इट इज़ एवरेज केस एनालिसिस, इसको हम कुछ कई बार करते हैं, कई बार यूज़ नहीं करते हैं। इन एवरेज केस एनालिसिस वी टेक ऑल द पॉसिबल इनपुट्स एंड कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग टाइम फॉर ऑल द इनपुट्स। हम डिफरेंट इनपुट से यूज़ करके अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। सम ऑल द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड डिवाइड्स द सम बाय टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन केस किस तरह से फॉलो करना है। जैसे लीनियर सर्च प्रॉब्लम है, लेट अस एज्यूम दैट ऑल द केसेस इंक्लूडिंग द केस ऑफ एलिमेंट नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द एरे, सो वी सम ऑल द केसेस एंड डिवाइड द सम बाय n+1। हम क्या करते हैं, अगर हमें नहीं पता नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, तो हम कुछ इनपुट्स का सम, कुछ इनपुट्स लेके अपने आप पुटअप करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इनपुट +1 से, तो हमें से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एवरेज पता लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बाय दिस वे वी कैन मेजर एंड कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी, एंड जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, जिस फंक्शन की, जिस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, उसी फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। दीज आर टू फैक्टर्स, टाइम फैक्टर एंड स्पेस फैक्टर। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है अगर हमें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर आउटपुट कितना स्पेस लेगा, कितना टाइम रन करेगा, कितने स्टेप्स फॉलो होंगे, वो सब भी हमें देखना होता है अपने बिग ओ नोटेशन के लिए। बाकी आप इसके जो नोट्स हैं उसको भी फॉलो करो, नोट से आपको पता लगेगा कि हमें बेसिकली थियोरेटिकल पोर्शन में क्या करके आना है, अगर हमारे एग्जाम में थियोरेटिकल पोर्शन आएगा। ठीक है।